गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बच्चों आज फाइनल अकाउंट्स रिवाइज करना है। सार्थक, say something or on your camera. Yes, sir. Okay. हाँ जी बच्चों, वी आर स्टार्टिंग फाइनल अकाउंट्स रिवीजन। फाइनल अकाउंट्स के अंदर बच्चों सोल प्रोपराइटर कौन होता है? जो अकेला मालिक होता है। तो हमारे कोर्स में सोल प्रोपराइटर है। हमने कहा धूम 1, धूम 2, धूम 3। धूम 1 11th में पढ़ रहे हैं सोल प्रोपराइटर, 12th में पढ़ेंगे पार्टनरशिप, सीए में पढ़ेंगे कंपनी, वो भी इंटर स्टेज पर। अभी हमने सोल प्रोपराइटर नहीं, अकेला मालिक पढ़ना है। अकेले मालिक के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं? फाइनल अकाउंट्स बच्चों बनती है 3 चीजें: ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग बताएगी ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल बताएगा नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट बताएगी फाइनेंशियल पोजीशन। 3 चीजें बनानी है। इस चैप्टर के अंदर हमने पहले थ्योरी कराई थी। थ्योरी में कैपिटल और रिवेन्यू बताए थे। रिवेन्यू वो जो खर्चे, एक वर्ड में अगर कोई पूछे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। अगर कोई जिंदगी में तुमसे पूछ ले खर्चे और एसेट में डिफरेंस क्या है, खर्चे का मतलब जिसका बेनिफिट उसी वक्त खत्म हो गया, उसी साल में खत्म हो गया, दैट इज एन एक्सपेंस। अगर आपसे मैं बोलूं कि तुमने एक कार खरीदी, ये खर्चा है या असेट है? और दूसरा ऑन द अदर हैंड तुमने एक कैब कराई और किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच के वापस आ गए, तो कार वाले ने तुमसे किराया लिया, इसमें असेट क्या है और खर्चा क्या है? कार एसेट है और कैब एक्सपेंस है। कैब एक्सपेंस है। जो कैब आपने की, कैब आपकी नहीं हो गई। आपने कैब को किराए पे किया, गए जगह पे, डेस्टिनेशन पे गए, वापस आ गए, जाने के 500 लगे, आने के 500 लगे, तो दैट इज एक्सपेंस। कार खरीदना असेट है। जो आपको फ्यूचर में भी एंड्योरिंग बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, वो असेट है। कार के अंदर जो पेट्रोल डला, मान लो तुम्हारी अपनी कार है, तो कार के अंदर जो पेट्रोल डला वो खर्चा है, वो कंज्यूम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। उसका बेनिफिट आप ले लोगे इसी साल में। जब किसी चीज का बेनिफिट आप उसी साल में ले लेते हो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होता है। और असेट कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जिसका आपको बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा। फिर हमने कहा कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। मैंने कहा रेवेन्यू रिसीट वो जो रिकरिंग नेचर की है, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रही है, जो हर महीने आती है, हर रोज आती है, दैट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। जो नॉन रिकरिंग नेचर, आपने अपने असेट बेच दिया, बिल्डिंग बेच दी, गाड़ी बेच दी, दैट इज नॉन रिकरिंग नेचर। बैंक से लोन ले लिया, दैट इज नॉन रिकरिंग नेचर, कैपिटल रिसीट है। ऑल दो वो थ्योरी थी। अब यहां से चैप्टर शुरू होता है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। 3 अकाउंट है, ट्रेडिंग, पीएनएल और तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज में से रिटर्न माइनस होती है, और खर्चे आते हैं डायरेक्ट वाले। क्रेडिट साइड पे सेल, सेल में से रिटर्न माइनस होगा, स्क्रैप सेल जाएगी, अब नॉर्मल लॉस जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ी हुई और डेबिट साइड छोटी हुई, तो डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे उसको, क्योंकि क्रेडिट साइड इनकम की बड़ी है। अगर खर्चे वाली साइड यानी डेबिट साइड बड़ी हुई, डेबिट साइड बड़ी हुई, एरो, अगर मैं एरो यूज कर लेता हूँ, डेबिट साइड बड़ी हुई और क्रेडिट छोटी हुई, तो डिफरेंस ग्रॉस लॉस आएगा। ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट कोई एक ही चीज आएगी, हेड या टेल दोनों नहीं आ सकते। माइंड दिस। एक क्वेश्चन में या तो ग्रॉस लॉस होगा या ग्रॉस प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो पीएनएल में क्रेडिट साइड में जाएगा, लॉस होगा तो पीएनएल में डेबिट साइड में जाएगा। 99% क्वेश्चंस में ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। ग्रॉस में किसी बिजनेस को लॉस नहीं होता। जिस बिजनेस को ग्रॉस में भी लॉस होता है, वो बिजनेस चलने वाला भी नहीं होता, बेकार बिजनेस है वो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम दिखाते थे वहां पे डेबिट साइड में, वो कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल क्या क्या है? वो खर्चे जो परचेज या मैन्युफैक्चर पर हुए, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फ्यूल, पावर, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस, ऑक्ट्रॉय, अदर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग में जाएंगे।
बाकी खर्चे सैलरी, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, लॉ चार्जेस, ऑडिट चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L में जाएंगे। फिर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू किया। तो आपकी बुक का जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए जरा कौन सा इलस्ट्रेशन क्लास निकाले जरा। इलस्ट्रेशन 3 लिखे है हमने इसको। इलस्ट्रेशन 3 निकाले जरा। इलस्ट्रेशन 3, टेक आउट इलस्ट्रेशन 3। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, परचेज कहाँ जाएंगी, रिटर्न कहाँ से माइनस होंगी, वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, सब कुछ हमने अपनी अपनी जगह डाल दिया। और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गई 6,15,000। क्वेश्चन को निकाल लिया, सबको क्वेश्चन मिल गया क्या? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बोल पाएंगे अब। क्वेश्चन मिल गया सबको? इलस्ट्रेशन 3 मिल गया बच्चों सबको? ऑल ऑफ यू गॉट इलस्ट्रेशन 3 और नॉट? अभी तक आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट मैंने कर दिया था आपको। Yes, sir. बाकी बच्चे एक बच्चे का ऐसा है, हाँ जी देख लिया सबने? इलस्ट्रेशन 3, स्टॉक, वेजेस, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड्स, परचेज, कैरेज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक। नीचे लिखा ऑल्सो पास क्लोजिंग एंट्रीज। एग्जाम में आ गई क्लोजिंग एंट्रीज, मान लो बच्चा कह रहा सर ये तो मैं करा ही नहीं। क्लोजिंग एंट्रीज में कुछ नहीं करना, ये जो सारी डेबिट वाली आइटम है इसकी जनरल एंट्री बना दो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू फ्रेट, टू कैरेज इनवर्ड्स, ये सारी एंट्री कर दोगे। ये जो रिटर्न आउटवर्ड है इसको छोड़ देना, 10 लाख से एंट्री मानना। ये जो इधर माइनस हो रहा है उसको मान लो वो इधर लिखा हुआ है, जो इधर माइनस हो रहा है उसको मान लो वो इधर लिखा हुआ है। तो रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री यहाँ के हिसाब से बना देना। तो सेल डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड डेबिट टू ट्रेडिंग। और इस इनवर्ड को इधर मान लेना, 50,000 जो ये है उसको इधर मान लेना। एंट्री बनेगी ट्रेडिंग टू रिटर्न इनवर्ड। जो ट्रेडिंग में माइनस हो रहा है डेबिट साइड में वो क्रेडिट में लिखा हुआ है, जो क्रेडिट में माइनस हो रहा है वो लिखा डेबिट में हुआ है, तो उसके हिसाब से एंट्री बना देना। तो 50,000 की एंट्री जब बनाओगे तो डेबिट के हिसाब से बनाना, 80 की बनाओगे तो क्रेडिट के हिसाब से बनाना। निर्भय कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ जी निर्भय बोले। निर्भय बोल नहीं पा रहे, आवाज तो नहीं आ रही हमारे को। अनम्यूटेड हो आप, बोल सकते हो आप, म्यूट कर रखा है मैंने। चेक। यस सर, अब हुआ है सर, माइक बंद हो रखा है बाहर। अच्छा बोलो। फिर बंद हो गया क्या? सर अब माइक बंद हो रहा है, फिर उसके बाद हो ही नहीं रहा।
अब आ रही मेरे को आवाज। यस सर, वही यही बोलना था कि सर माइक आपने बंद कर रखा तो आवाज दे ही नहीं पा रहे आप। नहीं, मैंने अनम्यूट कर रखा है सबको। बाकी बच्चे बोलना जरा कुछ, से समथिंग। यस सर, अब बोल सकते हैं, पहले नहीं। यस सर, अब हुआ। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 1 क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन 1 यस सर। कुछ कह रहे थे बीच में? नो सर। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले, एक्सपेंस ऑन व्हाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ ए बिल्डिंग परचेज टू मेक इट रेडी फॉर यूज। नई बिल्डिंग पे व्हाइट वॉश हुआ है बच्चों, नई बिल्डिंग पे, अभी उसको तैयार कर रहे हैं। ये एसेट है या खर्चा है? नई बिल्डिंग पे एसेट। करा रहे हो। और पुरानी पे करा रहे होते तो? सर तब एक्सपेंस खर्चा होता। होता। क्लियर है सब बच्चों को? कैमरे सबके ऑफ ऑफ लग रहे हैं मुझे। आगे, 10,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर ए न्यू मशीन। एक नई मशीन के लिए आप प्लेटफॉर्म बना रहे हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल। सबको क्लियर है? यस सर। जब भी किसी नई मशीन को इंस्टॉल करते हैं, चाहे उसके लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हो, चाहे इंग्रेविंग कर रहे हो, चाहे जमीन को खोद के उसको मशीन को सेट कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है उसके लिए। तो वो सारे खर्चे जो भी मशीन को आप इंस्टॉल करने के लिए कर रहे हो, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर एक्सपेंस 25,000 इनकर्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। ये रिपेयर है, नॉर्मल रिपेयर में आएगा, इसको खर्चा मानेंगे क्योंकि कोई नई बिल्डिंग नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल प्रीमियम, ये भी खर्चा माना जाएगा, कोई असेट नहीं है ये, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। परचेज ऑफ ए न्यू कार ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्साइज ड्यूटी परचेज ऑफ ए न्यू मशीन पे एक्साइज ड्यूटी दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेजेस पेड टू इंस्टॉल ए मशीन, अभी अभी बोल ही रहा था, इंस्टॉलेशन का कोई भी खर्चा होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, असेट होगा या नहीं। रिपेयर कैरिड आउट ऑन एग्जिस्टिंग कार की रिपेयर हो रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है। ऑफिस ब्लॉक बिल्डिंग रीपेंटेड, ऑफिस ब्लॉक बिल्डिंग को रीपेंट करा रहे हो, कोई नई बिल्डिंग नहीं लिया आपने, रिपेयर खर्चा माना जाएगा। पेड टेलीफोन बिल खर्चा है यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चा मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, असेट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल प्रीमियम बोला है सर, अगर जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पहली बार हमने स्टार्ट किया मतलब पे किया, तब वो तो तब एसेट तो होगा। वो असेट की कॉस्ट में जुड़ता है वो। तो सर तब उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोलेंगे वो? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ अ कार। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है। फ्रेट एंड पैकिंग कुछ नहीं बताया, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो हमें इनवर्ड माननी होती है हमेशा, तो हम इसको इनवर्ड मान के ट्रेडिंग में लेके जाएंगे। सेल क्रेडिट में जाएगा, गुड्स परचेज डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में जाएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल मजे के लिए दे रखा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता नहीं है, सेल का है, पीएनएल में जाता है, जानबूझ के दे रखा है कि आप इसको लेके चले जाओ, तो ये नहीं जाना है, ये पीएनएल की आइटम है। आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे, बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बात ध्यान देनी है कि फ्रेट एंड पैकिंग के बारे में नहीं बताया कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो इनवर्ड माना जाता है। और ऊपर से सेल की पैकिंग अलग से दे रखी है, तो ये परचेज वाली ही होगी। तो इसमें इनडायरेक्ट हिंट भी है कि आपको पैकिंग एक्सपेंस सेल वाले दे रखे हैं, तो ये फ्रेट एंड पैकिंग कौन सी होगी फिर? अगर सेल वाली वो है तो ये परचेज वाली होगी, इनवर्ड वाली। ना भी दे रखी होती सेल भी, तब भी इनवर्ड ही मानते इसको। सर फ्रेट एंड पैकिंग जैसे हमने इनवर्ड मांगी है तो मानी है, तो जैसे नोट लिखा है हमें पेपर में लिखना है। नहीं, नोट उन्होंने उस चीज का नहीं लिखा, नोट तो तुम्हारे को पढ़ाने के लिए उन्होंने उस चीज का लिखा है जो सेल वाला नहीं लेके जा रहे, वो बता रहे कि वो इनडायरेक्ट है, वो पीएनएल में जाता है। आप नहीं दे के आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपने उस एग्जामिनर को बता दी, इस चीज का नोट देने की जरूरत नहीं है, ये तो हिंट आपको दिया जा रहा है। एग्जामिनर के लिए आपने नहीं लिखना कि पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल में क्यों नहीं लेके जा रहा,
आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, आप नहीं लेके जा रहे, ऑटोमेटिकली बात है कि आपको आता है सवाल कि इसको नहीं लेके जाना है, तो एग्जामिनर को आपको नहीं बताना है, इसका नोट कुछ नहीं देना है। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है बच्चों, जल्दी जल्दी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने अपनी बुक निकाल, डेबिट में जाएगा। परचेजेस, ट्रेडिंग डेबिट। ट्रेडिंग डेबिट, रिटर्न माइनस हो जाएगा, परचेज रिटर्न उधर दे रखा है 2400, सेल रिटर्न सेल में से माइनस हो जाएगा क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट पे, कैरेज इनवर्ड डेबिट पे, डेप्रीसिएशन मजे लेने के लिए दिया है, डेप्रीसिएशन P&L डेबिट। पीएनएल की आइटम होती है, स्टार लगा लेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं करने हमने क्योंकि रिवीजन में सारे नहीं कर सकते हैं। ये क्लोजिंग एंट्री पास कर दी, ट्रेडिंग की डेबिट साइड की, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डेबिट वाली सारी आइटम, क्रेडिट वाले के लिए क्रेडिट वाली सारी आइटम टू ट्रेडिंग, तो क्रेडिट वाली सारी आइटम टू ट्रेडिंग, फिर उसका जो जीपी आएगा ट्रेडिंग टू जीपी, तो उन्हें कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक निकालो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है। सीओजीएस दो तरीके से निकलता है, जीपी और सेल से, सेल में से जीपी हटा दो तो सीओजीएस, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके अंदर आपको सेल दे दी है, जीपी की परसेंटेज दे दी है, तो सेल में से हमने जीपी की परसेंटेज दे दी है 1/3 ऑफ कॉस्ट। 1/3 ऑफ कॉस्ट होता है 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। ये हमने बोला था स्कूल टीचर से पूछ लेना कि मैडम ये अलाउ करोगे या हम लेट करके सॉल्व करके आए, तो हमने सेल में से 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस किया, सीओजीएस आ गया। सीओजीएस का हमारे पास फॉर्मूला भी था, वो हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, और सीओजीएस खुद भी थी, तो सीओजीएस के सामने तो उसकी खुद की वैल्यू डाल दी, जो जो वैल्यू पता थी, ओपनिंग स्टॉक पता था डाल दिया 20,000, परचेज पता थी 70 वो भी डाल दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए थे 0 मान लिए, क्लोजिंग स्टॉक निकालना था, माइनस की आइटम उधर गई, ये 75,000 इधर आया, 20 और 70 90, ये जो 75 इधर आएगा तो प्लस की आइटम माइनस की हो जाएगी, 90 में से 75 जाएगा, 15,000 आंसर आ जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक 15,000। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सबको समझ आ रहा है? यस सर। ये दो रिलेशन मुझे आपके टिप्स पे चाहिए एटलीस्ट, जब जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो। मैं नहीं कहूँगा 11th, ये 12th में भी यूज होने, ये फाउंडेशन में भी यूज होने, ये इंटर में भी यूज होने। ये दो रिलेशन आपको टिप्स पे होने चाहिए कि सीओजीएस कोई बोले तो अकाउंट्स के बच्चे को पता हो कि सीओजीएस बोले तो सेल माइनस जीपी, या फिर दूसरा तरीका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो कहता है सर ये दोनों कैसे मैच कर जाते हैं, लॉजिक सर दोनों ही सेम कैसे आता है, वो आपके सामने है। जब आप सीओजीएस, मैं रेड कलर यूज करता हूं, जब आपकी सेल कितनी है इसमें, सेल कितनी है? 24,900। और सीओजीएस क्या थी? सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हो गया, तो आपकी सीओजीएस आ गई। ऑल इस क्वेश्चन में बहुत कम सीओजीएस आ रही है, अप्रोक्सीमेटली ना के बराबर ही, स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ आपके पास, लेकिन ये मैच करेगी। किसी और क्वेश्चन में करा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेल एरी, जीपी एरा, तो सीओजीएस कितना है? 190 माइनस 45 कम्स टू 140। 145। ये 145 अगर आप इसको 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 प्लस करके ये माइनस करेंगे तो भी यही आएगा,
जब इन तीनों को प्लस करोगे 25 प्लस 140 प्लस 10, एक होता है बच्चे ने रट लिया, एक होता है बच्चे ने डायग्रामेटिकली चीज को समझा। अच्छा सर बात तो वही आएगी, इन तीन में से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो। और हाँ सर ये तो हमने जिंदगी में सोचा ही नहीं सर। ओहो ऐसा हो रहा है क्या सर? हाँ ऐसा ही हो रहा है। आप इसमें से इसको माइनस करो और इन तीनों में से इसको माइनस करो तो फिगर तो सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों का टोटल तो सेम ही है। 190 में से 45 गया तब 145 आया, उधर करो 25 165 175 में से 30 गया तो भी 145 आया। तो दो रिलेशन क्या है, सेल माइनस जीपी या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो रही क्लास बात लॉजिक के साथ? यस सर। यस सर। अकाउंट Yes, sir. अकाउंट फॉर्म में कभी सोचा था आपने कि ये फॉर्मूला इसी अकाउंट से ही डिराइव हुआ है? जी सर। तो ये छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा तो अगले चैप्टर से आएगा, क्योंकि विद एडजस्टमेंट आएगा, क्योंकि इसके छोटे क्वेश्चन तो बड़े वाला ऑटोमेटिकली अपने अंदर लेके चलता है। जब आप बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो तो ये चैप्टर तो ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाता है। तो बाकी आप क्वेश्चन बड़े भी चलते हैं ट्रेडिंग सर वाले में जैसे करेंगे। हमें गिवन होता है कि 2/3 हमने गुड्स सोल्ड करे हैं, जैसे 6,10,000 के, तो सर जैसे जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब टोटल निकालते हैं तो सर उस पर भी पहले फिर 2/3 निकालते हैं? डिपेंडिंग किस क्वेश्चन के रिगार्ड में बात कर रहे हो आप। टेल मी द सर एक क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 9 थी। इलस्ट्रेशन 9 निकाल ले बच्चों। इलस्ट्रेशन 9 करिए, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज 8 लाख है पूरे साल में, रिटर्न हमने 20,000 की करी है, तो नेट परचेज होगी 780, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60 के हो गए, 780 प्लस 60 840 एंड 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर इतना। जब ये क्वेश्चन ही बड़ा छोटा सा दे रखा है और आपको पता है कि टोटल माल आपके पास कितना है, if in this question the total value of goods you are having is 780, आपने परचेजेस करी हैं और इस पे खर्चे करे आपने 60,000 के, यानी आपके माल की वर्थ है 8,40,000 टोटल माल है, ये टोटल माल है। और कह रहे इस माल में से 2/3 बेचा है इतने का, तो प्रॉफिट बताओ कितना। जब इस माल में से 2/3 बेचा है तो इसका 2/3 कर दो, तो हमें कॉस्ट निकल जाएगी कि इसकी 2/3 Yes, कितनी sir. है, तो इसकी 2/3 होगी 560, तो 560 का माल 610 में बेचा है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द जीपी। तो सेल हमारे को पता है, सेल में से सीओजीएस माइनस कर दो। आपने Yes, sir. सीओजीएस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले? सर सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ये माइनस का इधर चला जाएगा, ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो रिलेशन Yes, क्या sir. बन जाएगा, जीपी इज इक्वल्स टू ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सीओजी। सीओजीएस। सेल आपको पता ही थी, सीओजीएस जितना माल बेचा है टोटल सीओजीएस है, टोटल बेच दिया होता, क्वेश्चन कहता टोटल बेच दिया जी 10 लाख का, तो 10 लाख में से टोटल माइनस कर दो। क्वेश्चन कहता है 50% बेच दिया है जी 5.5 लाख का, तो 840 का 50% कर दो, तो उसकी कॉस्ट आ गई 420। यस। क्लियर? हाँ जी सर। चलो वापस आ जाओ, अब एक पीएनएल बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन, 9th में आपको नहीं, पीएनएल बेस्ड नहीं है, ये तो ट्रेडिंग है, पीएनएल वाला अगला है। पीएनएल वाला अगला है क्लास। ये हमारा पीएनएल का फॉर्मेट है। पहले ग्रॉस प्रॉफिट में सारी इनकम ऐड होंगी क्रेडिट साइड पर, ये आपको इनकम दे रखी है क्रेडिट साइड पर, जो आप देख पा रहे हैं ये फॉर्मेट है, ये इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम्स, ये इनडायरेक्ट इनकम्स है, ये सारे खर्चे हैं इनडायरेक्ट। जब सारी इनकम में सारे खर्चे माइनस होंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा।
तो नेट प्रॉफिट ऐसे निकलेगा। क्वेश्चन देखिए, मैंने ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वाला कंसेप्ट भी करा दिया था आपको, अच्छी बात है, जनरली 11th में नहीं कराते हैं। तो ये जो प्रॉफिट आता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट। जब हम जीपी में ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, एनपी आता है। एनपी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जीपी पे जाना है, इनको प्लस कर दो, इनको माइनस करो। जब ऊपर से नीचे आना है, जीपी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पास आना है, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट के पास आना है, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएंगे। दोबारा एक बार सुनते हैं, सब कुछ इरेज करके क्लियर हो गया सब कुछ। एरो यूज करते हैं पेन की जगह। जीपी से यहां पहुंचना है, तो जीपी में ऑपरेटिंग इनकम प्लस ये माइनस, ये आ जाएगा। यहां से ऊपर जाना है, उल्टा चलना पड़ेगा, खर्चे प्लस इनकम माइनस। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से एनपी पे जाना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस, ये आ जाएगा। यहां से उल्टा ऊपर जाना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस, ऊपर पहुंच जाएंगे। ऑल दो 11th में नहीं कराया तुम्हें, मुझे भी पता, आपको भी पता है, जिसके स्कूल में कराया अच्छी बात है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या, जो मेरे मेरे बिजनेस के खर्चे। नॉन ऑपरेटिंग क्या, जो हो तो गए लेकिन मेरे बिजनेस के नहीं है, या तो वो एबनॉर्मल लॉसेस थे या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे, या तो वो एबनॉर्मल लॉसेस थे या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे। चैरिटी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डोनेशन नॉन ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, रोज रोज आग नहीं लगती, चोरी नहीं होती, एबनॉर्मल लॉस है, फिर हम नॉन ऑपरेटिंग बोल देते हैं। ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चों को ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। सिमिलरली ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम को अदर ऑपरेटिंग इनकम, फी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। नॉन ऑपरेटिंग किराया आ गया, डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट हो गया कोई, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम मान लो तो पढ़ाना है या मेरे कपड़े की दुकान है, तो ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मेरी कपड़े की दुकान से कपड़े बेच के इनकम होती है, ये मेरी अदर इनकम है, जिसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे, जो मेरे व्यापार से नहीं हो रही। तो एक छोटा सा P&L दे रखा है जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मांगा है हमारे को, नेट प्रॉफिट गिवन है, तो उल्टा चलना है। तो हमने खर्चे यहाँ दिखा दी, इनकम यहाँ दिखा दी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो एनपी के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करो, क्योंकि उल्टा जा रहे थे। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना था, ऊपर से नीचे नहीं आना था, नीचे से ऊपर आना था। जब आपको नीचे से ऊपर जाना है तो खर्चे प्लस होंगे। मैंने ये दो तरीके से कराया, ऑल्टरनेटिव, ऊपर अकाउंट बना के कराया, नीचे बिना अकाउंट बनाए कराया। 1 लाख में ये दोनों जमा करो 122 माइनस ये दोनों 25, 97 इज द बैलेंसिंग फिगर। इसको आप नीचे देखें, नीचे हमने अकाउंट फॉर्म की जगह फॉर्मूला फॉर्म लिख दिया, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये 20 और 2 22 प्लस कर दिया, 15 और 10 25 माइनस कर दिया, इस 1 लाख में फिगर 97 आ गई। इलेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, सबके बुक में ध्यान। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर P&L ऑफ सोहनलाल। आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, आपको जीपी दे रखा है 45% ऑफ सेल्स, सेल का 45%, 292,500 जीपी है, निकाल दिया हमने। सैलरीज एंड वेजेस आएगा ही नहीं आएगा, कई बच्चे कहते सर नहीं आएगा, मैं क्यों करें, वेजेस है। अगर नाम पहले सैलरी दे रखा हो तो आता है, नाम वेजेस दे रखा होता तो ना आता। नाम यहाँ पहले जिसका उसके हिसाब से पोस्ट होता है, तो जिनको याद है पुरानी बातें उन्हें पता ही आना है। कमीशन पेड आएगा, पोस्टेज कोरियर आएगा, इंश्योरेंस आएगा, इंटरेस्ट पेड आएगा, कैरेज इनवर्ड नहीं आएगा, आउटवर्ड तो आना है, एडवर्टीजमेंट आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पर आएगा, इनकम है ये,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है क्रेडिट साइड पर आएगा, बैड डेट्स आएगा डेबिट में, ब्रोकरेज पेड आएगा डेबिट में। क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में नहीं आएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वाले होंगे, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, वो बड़े क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट चैप्टर से, एडजस्टमेंट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दो साइड है, एसेट साइड लायबिलिटी साइड। देनदारियां, अच्छी चीजें, अच्छी चीजों में सबसे पहले इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स बहुत सारे होते हैं, हमने सिर्फ एक गुडविल लिखा हुआ है। पेटेंट भी होता है, कॉपीराइट भी होते हैं, ट्रेडमार्क भी होते हैं, फ्रेंचाइजी भी होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी होते हैं, फ्रेंचाइजी भी होती है, रेसिपी भी होती है। हमारे लेवल पे जनरली गुडविल ही एक दे रखा है बस, अदरवाइज बहुत सारे इंटेंजिबल्स होते हैं। फिर ये प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारे टेंजिबल हो गए। फर्नीचर फिक्सचर टेंजिबल हो गए, पेटेंट इंटेंजिबल हो गए, ये भी फिक्स एसेट्स है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर जिनको आप छू सकते हो उन्हें टेंजिबल बोलते हैं, जिन्हें छू नहीं सकते, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स के बाद करंट एसेट्स आएंगे। लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले कैपिटल, उसमें एडिशनल है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, प्लस ड्राइंग, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस माइनस, रिजर्व्स, लोन्स बीच में, लास्ट में करंट लायबिलिटीज। अगर इस बैलेंस शीट को पूरा पलट दें, उल्टा कर दें, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, यानी अगर ये सारी चीजें पहले लिख दें और ये सारी चीजें बाद में लिख दें, इन्वेस्टमेंट बीच की बीच में ही रहे, ये ऊपर चला जाए और ये सारा नीचे चला जाए, तो लिक्विडिटी ऑर्डर बन जाता है। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज ऊपर चली जाए और कैपिटल नीचे आ जाए और ये बीच वाला बीच में रहे, बीच वाला बीच में रहे, ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लोन्स है, तो ये लिक्विडिटी ऑर्डर बन जाएगा। इट विल बिकम लिक्विडिटी ऑर्डर। अभी जो आपके सामने है ये परमानेंस ऑर्डर है, दिस इज परमानेंस ऑर्डर। उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा लिक्विडिटी ऑर्डर। आगे हमने इसको करा भी रखा होगा एक क्वेश्चन में, बैलेंस शीट कर रखी है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन की है। ये पिछली थी, पिछली बैलेंस शीट है, 13 क्वेश्चन। 13वां देखें, 13वां कैपिटल 4 लाख, लायबिलिटी साइड में आएगी। किसी बच्चे की आवाज नहीं आ रही, म्यूट तो कर सकते हैं ना अपने आप को। सबको आवाज आ रही है कहीं? ऐसा तो नहीं सुनेंगे? चलो है आप। यस सर। मुझे ऐसा लग रहा था शायद आज अकेला पढ़ा रहा हूँ अपने आप को। कैपिटल 4 लाख, 4 लाख में से ड्राइंग माइनस 44,000। डेटर जिनसे पैसा लेना है, अच्छी चीज, असेट। और कहां से पता लगा? डेबिट के अंदर है एसेट। मान लो कोई ऐसा बच्चा हमारी क्लास में बैठा जिसको आज तक यही नहीं पता डेटर और क्रेडिटर में सेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, तो सबसे पहला काम जाना है, उठना है, चुल्लू लेना है, चुल्लू में पानी भरे और डुबकी मार ले। हमारी क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे हैं जिनको डेटर क्रेडिटर नहीं पता। डेटर जिनसे पैसा लेना है, क्रेडिटर जिनका पैसा देना है। डेटर अच्छी चीज, क्रेडिटर गंदी चीज। और कैसे पता लगता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट हमेशा असेट्स को इंडिकेट करता है, क्रेडिट लायबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो जो डेबिट में है वो असेट है, डेटर हमेशा डेबिट में मिलेगा, क्रेडिटर क्रेडिट में मिलेगा। ट्रायल बैलेंस चैप्टर में भी ये बातें तुम्हें आती है। कैश इन हैंड असेट है, असेट में जाएगा। कैश एट बैंक असेट है, असेट में जाएगा। प्लांट असेट है, असेट में जाएगा। फर्नीचर असेट है, असेट में जाएगा। नेट प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ जाएगा। जनरल रिजर्व अलग से शो हो जाएगा कैपिटल के नीचे। क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड में चला जाएगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन में मुझसे पूछ लिया परमानेंस ऑर्डर और लिक्विडिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाओ। तो परमानेंस ऑर्डर में ऊपर असेट्स आते हैं, नीचे करंट असेट्स आते हैं, बीच में इन्वेस्टमेंट आती है। और लिक्विडिटी में उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, फिक्स एसेट नीचे आ जाते हैं, वो लिक्विडिटी हो जाता है। अब जगह सर अगर मैं भूल ही गया, परमानेंस की जगह में लिक्विडिटी बनाया, सर ये कैसे याद रखते हैं कि ये वाला परमानेंस है? कौन से एसेट परमानेंट एसेट्स है? जो आप बेचते नहीं हो व्यापार में। पापा की दुकान में पापा लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बेचते, अपनी दुकान का एसी नहीं बेचते, फर्नीचर दुकान का नहीं बेचते। ये परमानेंट एसेट्स हैं। क्या बेचते हैं? वो स्टॉक बेचते हैं।
डेटर से पैसा लेते देते हैं, कैश इन हैंड उनका रोज हिलता है, स्टॉक उनका रोज हिलता है, बीआर उनके रोज हिलते हैं। तो करंट एसेट्स हिलते रहते हैं, पैसे आ गए, पैसे चले गए, स्टॉक बिक गया, डेटर ने पैसा दे दिया, तो वो लिक्विड एसेट्स होते हैं जो मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लॉजिक के साथ आप हमेशा चीज को याद रख पाएंगे कि परमानेंट एसेट्स ऊपर, लिक्विड एसेट्स नीचे, तो एक परमानेंस ऑर्डर हो गया। लिक्विडिटी, लिक्विड एसेट्स ऊपर आ गए, परमानेंट एसेट नीचे चले गए, तो लिक्विडिटी ऑर्डर बन जाएगा। 15th क्वेश्चन में हमसे पूछा था फिक्स एसेट बताओ, करंट एसेट बताओ, करंट लायबिलिटी बताओ, वर्किंग कैपिटल। कुछ बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा दुख की बात होती है कि वो 11th क्लियर कर लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कौन सा एसेट फिक्स एसेट है, कौन सा करंट एसेट्स है। तो तुम्हें ये बैलेंस शीट में ही काफी ज्यादा क्लियर है। जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेफिनेशन ये कहती है वो करंट एसेट्स होते हैं। जिनको 12 महीने में पैसे देने वो करंट लायबिलिटीज है। फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए में चाहिए होते हैं, जो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए चाहिए होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और गुडविल, इंटेंजिबल हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ये हमारे फिक्स एसेट्स है, परमानेंट एसेट्स है। हाँ जी, इसके बाद बड़े क्वेश्चन इसी चैप्टर के विदाउट एडजस्टमेंट वाले, जिसमें एक ही क्वेश्चन में सब कुछ बनाना है। ट्रेडिंग भी बनाना है, पीएनएल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, तीनों चीजें बनानी है एक ही क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन 16th कहता है कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगी सबको पता होना चाहिए। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले इनर कॉलम में इसको लिख देते हैं, मशीनरी एसेट, सेल ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, परचेज ट्रेडिंग की डेबिट साइड, सेल रिटर्न सेल में से माइनस, स्टॉक ओपनिंग वाला डेट के साथ गिवन होता है हमेशा, तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड 2 में जाएगा, ड्राइंग कैपिटल से माइनस होगी, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगी, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी पीएनएल में जाएगी, जनरल एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा, रेंट पीएनएल में जाएगा, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा, डेटर असेट बनेगा, कैश असेट बनेगा, कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड है तो पीएनएल में जाएगा, इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग में आता। एडवर्टाइजिंग पीएनएल में आएगी, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी बनेंगे। नीचे एक एडजस्टमेंट दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक, वो अलग से दे रखा है, वो एडजस्टमेंट है, वो 2 जगह जाती है। तो स्टॉक एक तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में जाएगा, ये गया, और एक बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा, ये गया। फटाफट से इस बातों को एनालाइज करेंगे कि ये काम जो अब तक हमने पढ़ लिया है, वी डिड इट इन 4 क्लासेस। हम अभी 4थी क्लास पर चल रहे हैं। ये काम हमने ओरिजिनली जब किया था 4 से 5 क्लासेस यहां तक पहुंचने में लगी थी हमारे को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन which is, वो बच्चा बताएगा पता किसी को कौन सा क्वेश्चन है। नंबरिंग 21st है मेरी बुक में, तुम्हारी में 20 है शायद, 21st मेरी बुक में, मेरी पिछले साल की बुक है मेरे हाथ में। बताना बच्चों कौन सा है। सर 20 है। 20 देखिए, कैपिटल बताएं जरा, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काम करें इसमें। कैपिटल कहाँ जाएगी? लायबिलिटी के अंदर इनर कॉलम, ड्राइंग। सर कैपिटल के माइनस माइनस, डेटर सर एसेट क्रेडिटर, लायबिलिटी एडजस्टेड परचेज क्या होती है? ट्रेडिंग डेबिट। सर इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक भी आ जाता है, परचेजेस भी आ जाती हैं, और सर क्लोजिंग स्टॉक, तीनों चीजें आ जाती हैं इसमें। और वैसे तो इसमें परचेज रिटर्न भी एडजस्टेड होनी चाहिए, लेकिन अलग से परचेज रिटर्न दे रखे तो माइनस कर देते हैं। अभी 76,700 के एक आइटम छोड़ के परचेज रिटर्न दे दी, वो परचेज में से माइनस हो जाएगी। तो वैसे अगर एडजस्टेड परचेज था तो रिटर्न को भी एडजस्ट कर देना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने, तो अब रिटर्न को माइनस कर दे, तो 76,500 माइनस। सर रिटर्न है ही नहीं है, 75,700 है।
यस सर। चलो अच्छी बात है, पिछले साल सर की अगर निकाल लो। परचेज रिटर्न दे रखा होता तो इसमें से माइनस कर दें, एडजस्टेड परचेज में से। हाँ, पिछले साल की बुक में अलग से दे रखा है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि इस साल की बुक में ठीक कर दिया। अगर तुम कह रहे हो तुम्हारी किताब में नहीं है तो अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। यस। मुझे लगा कि यही बुक होगी जो तो मेरे पास है। पिछले साल में 700 दे रखा है और परचेज रिटर्न अलग से। तो मैं ये बोल रहा था टेक्निकली गलत है, बट अच्छी बात है कि ऑथर ने ठीक कर रखा है अगले साल की किताब में, यस क्योंकि सर। एडजस्टेड परचेज में इसको रिटर्न भी एडजस्ट होनी चाहिए। तो 76,700 -1 ऑलरेडी तुम्हारे में माइनस करके दे रखा है। 75,700 इज ओके। सेल्स क्रेडिट साइड में चला जाएगा, सेल सर रिटर्न इनर सेविंग से कॉलम। माइनस हो जाएगा। बैंक लोन बताएं कहाँ जाएगा? सर लाइबिलिटी। लायबिलिटी कैसे पता लगे लायबिलिटी? सर क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एक, और ऊपर से लोन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाएगा बच्चों? सर पीएनएल डेबिट। PNL डेबिट। ये खर्चा है बच्चों, लोन पे इंटरेस्ट खर्चा है, हमने दिया है। और डेबिट साइड में दिया है हमारे को ट्रायल में, तो वहां से ही पता लग रहा है खर्चा है। इनकम होती तो खाली इंटरेस्ट होता, वो क्रेडिट में दे रखा होता। कैश इन हैंड, एसेट। कैश एट बैंक, एसेट। एसेट। मिसलेनियस इनकम, पीएनएल क्रेडिट। क्रेडिट बहुत बढ़िया। वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट। बहुत बढ़िया। फर्नीचर, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें, एसेट। किसी को भी सजा नहीं दी जाएगी। फर्नीचर एसेट हो गया। कैरेज आउटवर्ड, एसेट। पीएनएल कैरेज डेबिट। आउटवर्ड, पीएनएल डेबिट। कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग डेबिट। बहुत बढ़िया जवाब दिए। कई बच्चे सीए फाउंडेशन में होते हैं, उनसे पूछो कैरेज आउटवर्ड, कहते हैं इनकम। कैरेज इनवर्ड कहते खर्चा। मैंने कहा भाई क्या हो गया? सर वो इनडायरेक्ट है कैरिज आउटवर्ड, और वो डायरेक्ट होता यार दोनों ही खर्चे हैं, इनकम कोई नहीं है इनमें से, दोनों Yes, ही क्या sir. है? खर्चे। खर्चे। एक डायरेक्ट खर्चा है, एक इनडायरेक्ट खर्चा है। तुम्हारा सबका जवाब ठीक था। सैलरीज, पीएनएल डेबिट। रेंट, पीएनएल डेबिट। बैड डेट्स, पीएनएल डेबिट। एडवर्टाइजमेंट। PNL डेबिट। सर हमारे में पहले डिस्काउंट अलाउड दे रखा है। चलो कोई नहीं, मेरे में जो सीक्वेंस है मैं उसे बोल रहा हूँ। डिस्काउंट अलाउड, पीएनएल डेबिट। PNL डिस्काउंट रिसीव्ड, पीएनएल क्रेडिट। PNL credit. बीआर, एसेट। Asset. बीपी। लाइबिलिटी। Liability. इंश्योरेंस डेबिट में दे रखा है, पीएनएल डेबिट। PNL डेबिट। कमीशन क्रेडिट में दे रखी है। सर पीएनएल क्रेडिट। PNL तो credit. ध्यान रखना है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, जो दोनों में, डिस्काउंट है, जो दोनों में आ सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट, चेक कर लेना उसको। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट, सर बैलेंस शीट। Balance. लाइबिलिटी। क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल में होता ही नहीं है। अगर वो है तो इसका मतलब वो एडजस्ट हो चुका है परचेजेस से, तो वो एक ही जगह जाएगा बैलेंस शीट में। स्टार लगा लें इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि कई बच्चे क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में लेके जाएंगे, अगर वो ट्रायल में दिए तब भी उन्हें पता ही नहीं होता कि ये लॉजिक क्या है। एक बारी फिर बोलते हैं इसको, अगर एडजस्टेड परचेज लिख दिया हमने ट्रेडिंग में, तो ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखेंगे, उसमें ऑलरेडी दोनों एडजस्टेड है। क्लियर है बच्चों? यस सर। आज हमने ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सब कर लिया है। सर जर्नल रिजर्व को हम लाइबिलिटी में क्यों लिखते हैं? बताएं बच्चा भाई, जनरल रिजर्व को लायबिलिटी में क्यों लिखते हैं और लॉस को असेट में क्यों लिखते हैं? दूसरा क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन उनका, एक क्वेश्चन मेरा, कोई बच्चा बताए। और ये क्वेश्चन सबने अपने अपने बड़े भाई बहन सबसे पूछना भी है। लॉस असेट साइड में क्यों और जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में क्यों? सर लॉस जैसे एक ही बार होता है तो इसलिए वो एसेट में जा रहा है, रेगुलर बेसिस पे होगा तो हमारे लिए खर्चा हो जाता है। चलो और भी
कैपिटल लायबिलिटी में क्यों लिखते हैं? सीढ़ी सीढ़ी करके चलते हैं। सर इंटरनल लायबिलिटी होती है। किसने बोली ये बात? बिजनेस एंटिटी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बोला कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी। उसने कहा कैपिटल एंड बिजनेस आर टू सेपरेट थिंग्स। ये जो आप बैलेंस शीट बना रहे हो ये बिजनेस के हिसाब से बनती है, ओनर के हिसाब से बनती है? बिजनेस के। सारी अकाउंटिंग आप बिजनेस के हिसाब से कर रहे हो। तो जब बिजनेस बैलेंस शीट में कैपिटल को लायबिलिटी दिखा रहा है जितने की, मान लो 1 लाख की, तो बिजनेस क्या बोल रहा है कि मालिक ओनर प्रोपराइटर, मैंने तेरे 1 लाख रुपए देने हैं। और जब बिजनेस ने कमाया, P&L में डाला पैसा, रिजर्व में डाला पैसा, तो बिजनेस कह रहा है जो कमाया मालिक वो भी तेरा ही है। मालिक जनरल रिजर्व भी तेरा ही है, P&L भी तेरा ही है। कौन कह रहा है ये? बिजनेस कह रहा है। किसको कह रहा है? मालिक को। मालिक कैपिटल के 1 लाख देने, जो कमाया वो भी तेरे को देने हैं, क्योंकि बिजनेस का मालिक तो तू ही है। तो बिजनेस कह रहा है ओनर को कि तेरे पैसे जो तूने लगाए वो भी तुझे देने हैं, जो कमाया वो भी तुझे देना है, जो जोड़ा वो भी तुझे देना है। और अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो मालिक तेरे से लेना है। तो अकाउंटिंग किसके हिसाब से हो रही है? बिजनेस। बिजनेस। जाएं जिन जिन के 2 साल बड़े भाई बहन है, मजे पूरे ले, किसी को भी जवाब नहीं मिलना है। ठीक है? बोल देना चने खाए तुमने, पढ़ाइयाँ नहीं करी। ठीक है? यस सर। आज ही चेक करें अपने भाई बहनों को। बुआ चाचे मामे अगर सगे नहीं है तो बुआ चाचे मामे के बच्चों को पकड़ लें। तो आज हमने विदाउट एडजस्टमेंट वाला पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है सर और कोई भी फालतू की बात में समय नष्ट नहीं किया है आज हमने। बोले सर। सर ये जो जनरल रिजर्व होते हैं सर, हम इसको रिटेन्ड अर्निंग भी बोल सकते हैं? यस, रिटेन अर्निंग्स, ओके जुड़ा सर। हुआ पैसा, गुल्लक। गुल्लक भी बोल सकते हैं सर, इसको गुल्लक बोल सकते हैं, गुल्लक भी बोल सकते हैं। ओके सर। जो हमारे रिजर्व्स हैं दैट इज फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी। फ्यूचर की कंटिजेंसी के काम आते हैं। कोई आपातकालीन स्थिति में हमारे को अगर जरूरत हो तो हम इन पैसों को यूज कर ले। सर इसको फिर जैसे सिर्फ इसी के लिए होता है या एक्सपेंशन के लिए भी तो यूज कर सकते हैं? एक्सपेंशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, डिविडेंड बांटने के लिए, कभी डिविडेंड बांटने के लिए भी कर सकते हो। सर इसको जनरली हम शेयर्स उसको में भी इसीलिए कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब? बोनस इशू। कहाँ किताबी बातें पढ़ ली हैं अभी तुमने? कहाँ से थ्योरी सर पढ़ रहे हो? बिजनेस में बड़ा सब। बिजनेस स्टडीज में बिजनेस में पढ़ाई? अच्छा चलो, जी अच्छी सर। बात है। अगर ये बातें पढ़ी हैं तो अभी तुमने समझी नहीं है, सीए इंटर में आके समझोगे। इसे बोनस इशू कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल यस इट? सर, बोनस। बोनस इशू। बोनस इशू इज फ्रॉम द रिजर्व्स। फ्री में Yes. शेयर बांट दिए जाते हैं रिजर्व को इस्तेमाल करके। बहुत ओके अच्छी सर। बात है कि अगर आपने थियोरेटिकली पढ़ा और उसको रिटेन रखे, बात को प्रैक्टिकली जब आएगा ये मौका, अगर कभी हम सीए करेंगे साथ तो उस वक्त समझाएंगे इन चीजों को प्रैक्टिकली, ओके सर। लॉजिक के साथ कि लॉ क्या बना, लॉ ने ऐसा क्यों बनाया, उसके पीछे ही बहुत सारे लॉज हैं। वो सीए इंटर के बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारे लिए बहुत हायर लेवल बात हो जाएगी। इतना पता है वही बहुत है कि इसका ये यूज होता है। सर वैसे लॉ गवर्नमेंट बनाती है, जो कंपनीज एक्ट होता है सिर्फ वही बनाता है सारा का सारा लॉ, इनका कंपनीज का सारी? फ्रेम करने के लिए तो पास तो होना पड़ता है ना दोनों अच्छा हाउसेज सर। में। कोई भी लॉ जब बनेगा तो दोनों हाउसेज में पास होगा तभी वो लॉ फ्रेम होता है। ओके सर। उसके बाद उसको जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो डिपार्टमेंट उसको चलाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्ट होगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्ट होगा, वो देखेंगे जो रियल एस्टेट में डील कर रहे डिपार्टमेंट। कंपनीज एक्ट को एमसीए देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखेगा। ओके सर। लेकिन लॉ कोई भी हमारे देश में बनता है तो बोथ हाउसेज में पास होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, देन इट कैन बी क्रिएटेड एज लॉ। जी सर। चलो मिले अगली क्लास में। सर वो आपने सर अभी भी पीडीएफ नहीं डाला उसका टेस्ट का?
टेस्ट का पीरियड डालना भी नहीं डाला, ठीक है जी। मैं अभी ही नहीं, मैंने सॉल्यूशन भेज दिया ना आपको। सर नहीं भेजे। नहीं नहीं भेजे भेजे। सर। मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं सर वो भेज कंप्यूटर्स दिया। इन अकाउंटिंग वाली वीडियो भी नहीं डाली। ये सेकंड, सर जैसे अगर ऐसे इस एक वाले मिनट, क्वेश्चंस एक में। मिनट, एक मिनट, एक एक करके, एक मिनट दो बस मुझे, ओके सर। एक काम खत्म कर दूं, फिर मैं फिर भूल जाऊंगा। चेक करो आगे क्या सबके पास सॉल्यूशन। यस सर, सर आ गया। यस सर। यस सर। नेक्स्ट सर क्या मुझे ये क्या पूछना था सर, जब ये वाले क्वेश्चन हमें बनाने होते हैं सर, अगर जैसे इसमें हमें कभी प्रोविजंस भी दे सकते हैं उसके अंदर सर? सिर्फ प्रोविजंस हो, मतलब कि ये नहीं कि प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ खाली प्रोविजन। तो कंफ्यूज करने वाली बात होगी, आप लायबिलिटी में लिख देना, फिर आपको पता नहीं ना कौन सा प्रोविजन है, फिर आप किसी एसेट में से मत माइनस करना उसको। ओके डू इट सर। ऑन द लायबिलिटी साइड। अगर पता है कि डेप्रिसिएशन है तो सेट में से माइनस कर सकते हो, डाउटफुल डेट्स है तो डेटर में से माइनस कर सकते हो, खाली प्रोविजन है तो फिर लायबिलिटी में दिखा देना, आ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर, बट हमें पता नहीं होगा कौन सा है तो माइनस नहीं कर पाएंगे सेट में से। ठीक है सर। क्या, चलो ओके और बच्चों, सर ऐप बाय। में वो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग वाली वीडियो डाल दो। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर।